हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये नॉर्थ अमेरिका के बारे में पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे ना तो जाकर देख लीजिएगा। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तथा आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले उत्तर अमेरिका महाद्वीप उत्तर पश्चिम में अलास्का, उत्तर पूर्व में लैब्राडोर तथा दक्षिण में पनामा के मध्य फैला हुआ है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित हैं तथा दक्षिण में यह महाद्वीप भूमि की एक संकरी पट्टी के रूप में बदल गया है जिसे मध्य अमेरिका कहते हैं। इसके उत्तरी भाग में ग्रीनलैंड, अलास्का और कनाडा जैसे जैसे ठंडे ध्रुवीय प्रदेश हैं। दूसरी ओर दक्षिणी भाग में छोटे छोटे कैरेबियन द्वीपों के गर्म बालू तट और मध्य अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। उसके बाद उत्तर अमेरिका महाद्वीप को 4 भौतिक लक्षणों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है कनाडियन शील्ड, दूसरा है अपलेशियन पर्वत, तीसरा है मध्यवर्ती विशाल मैदान और चौथा है पश्चिमी कार्डिलेरा। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे लोग। तो फर्स्ट है कनाडियन शील्ड। तो यह कनाडा के लगभग आधे भाग में फैली हुई है। इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है। निरंतर अपरदन और अपक्षय के कारण इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर से भी कम रह गई है। मीन्स लगातार अपरदन यानी इरोजन मीन्स मिट्टी के कटाव के कारण इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर से भी कम रह गई है। इसके बड़े भाग में दलदली भूमि और अनेक झीलें हैं। उदाहरण के लिए ग्रेट बियर, विनिपेग तथा ग्रेट लेक्स जिसमें सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, ओंटारियो झील तथा एरी झील आता है प्रमुख है। विश्व प्रसिद्ध न्यागरा जलप्रपात एरी झील और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। सेंट लॉरेंस इस प्रदेश की मुख्य नदी है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे अधिक व्यस्त अतः स्थलीय जलमार्ग है। उसके बाद है अपलेशियन पर्वत। उत्तर पूर्व में स्थित इन पर्वतों को पूर्वी उच्च भूमियां भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी पेनिसिल्वानिया में इनकी ऊंचाई 1000 मीटर है, लेकिन माउंट वाशिंगटन 1800 मीटर है। हडसन नदी अपलेशियन पर्वतों से होकर बहती है। इसे एरी नहर द्वारा ग्रेट लेक से जोड़ दिया गया है। उसके बाद है मध्यवर्ती विशाल मैदान। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग बहुत बड़ा है। इसे मध्यवर्ती विशाल मैदान या निम्न भूमि कहते हैं। यह अपलेशियन पर्वतों से लेकर रॉकी पर्वतों तक 2000 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। उत्तर में मैकेंजी नदी के डेल्टा से लेकर दक्षिण में टेक्सास के तटीय मैदानों के छोर तक इसका विस्तार 6000 किलोमीटर है। इसके मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में मिसिसिपी, मिसौरी नदियां की विशाल निम्न तथा समतल द्रोणी फैली हुई है। इस नदी द्रोणी की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। उसके बाद है पश्चिमी कार्डिलेरा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी भाग पर्वतीय प्रदेश है जिसे पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं। इसका सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकिनले है। यह अलास्का में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6187 मीटर है। पश्चिमी कार्डिलेरा में कुछ समांतर पर्वत श्रेणियां हैं। इनमें रॉकी पर्वत सर्वप्रमुख है। इन पर्वत श्रेणियां से घिरे कुछ अंतरा पर्वतीय पठार है। ग्रेट बेसिन इसका सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार है। इस पठार की नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए यह अंतः स्थलीय जल निकास का क्षेत्र है। उसके बाद एक ग्रेट बेसिन के दक्षिण में कोलोरेडो का पठार है। कोलोरेडो और उसकी सहायक नदियां ने इस क्षेत्र की मुलायम चट्टानों में बहुत गहरी गहरी घाटियां बना डाली हैं। इस प्रकार के बहुत लंबे, गहरे तथा दीवार के समान खड़े किनारे वाले महाखंडों को कैनियन कहते हैं। कोलोरेडो की ग्रैंड कैनियन विश्व में सबसे बड़ी है। उसके बाद अलास्का और मेक्सिको के पश्चिमी कार्डिलेरा में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग की उष्मा दरारों में होकर भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर के जल को इतना गर्म कर देती है कि वह उबलने लगता है और गर्म जल के स्रोतों के रूप में धरातल पर यानी जमीन पर निकलता है। ऐसे गर्म जल के स्रोतों को उष्णोत्स या गीजर कहते हैं।
सबसे प्रसिद्ध ओल्ड फैथफुल नामक उष्णोच्च येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। उसके बाद उत्तर अमेरिका महाद्वीप में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस महाद्वीप की जलवायु पर पश्चिमी कार्डिलेरा और अपलेशियन पर्वतों का बहुत प्रभाव पड़ा है। उच्चावच के इन लक्षणों के कारण ही मध्यवर्ती निम्न भूमियां उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों और दक्षिण से आने वाली गर्म पवनों के प्रभाव में रहती हैं। उसके बाद उत्तर अमेरिका महाद्वीप के तापमान और वर्षा को महासागरीय धाराएं भी प्रभावित करती है। उत्तर में पश्चिमी तट पर पछुआ पवनों के मीन्स पश्चिम से जो हवा चलता है या पवन चलता है उसे पछुआ पवन कहते हैं। तो उत्तर में पश्चिमी तट पर पछुआ पवनों के प्रभाव से पूरे वर्ष भर भारी वर्षा होती है और दक्षिण पूर्वी तट पर उत्तर पूर्वी सन्मार्गी पवनों से भारी वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा महाद्वीप के आंतरिक भागों में घटती जाती है। तापमान भी दक्षिण से उत्तर की ओर घटता जाता है। उसके बाद उत्तर अमेरिका महाद्वीप के सबसे उत्तरी भागों में जलवायु बहुत ही ठंडी और कठोर है। यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है। यह अस्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र है। ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत शीतल और छोटी होती है। इस अवधि में केवल काई, लाइकेन और कुछ प्रकार की घास ही उग पाती है। इसे टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर, कैरूबी, मस्क बैल और रेनडियर टुंड्रा प्रदेश के प्रमुख जानवर हैं। उसके बाद टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में शंकुधारी वनों की चौड़ी पट्टी है। इन वनों को टैगा कहते हैं। कनाडा में टैगा वन अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले हैं। इन वनों में वाल्सम, देवदार तथा लाल और सफेद चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद टैगा प्रदेश या शंकुधारी वनों के दक्षिण में मिश्रित वनों का क्षेत्र है। यह दक्षिण पूर्वी कनाडा तथा उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला है। यहाँ सामान्य वर्षा होती है। इस पेटी में शंकुधारी और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय वन मध्य अमेरिका, मेक्सिको के पूर्वी भागों में तथा पश्चिमी द्वीप समूह में पाए जाते हैं। यहाँ बहुत भारी वर्षा होती है तथा तापमान सदा ऊंचा रहता है। इन वनों में ताड़, महोगनी और लॉन्गवुड नामक वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में घास भूमियां पाई जाती है। इन्हें प्रेरी कहते हैं। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भागों में तथा मेक्सिको के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा बहुत ही कम होती है। यह एक पथरीला और रेतीला मरुस्थल क्षेत्र है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है और कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है। शीत ऋतु मृदुल और सामान्य वर्षा वाली होती है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष जैतून, चीड़, संतरा, चेरी तथा कॉर्क ओक हैं। उसके बाद संसार की आधी मक्का अकेले उत्तर अमेरिका में पैदा होती है। गर्म जलवायु और थोड़े थोड़े समय के अंतर पर होने वाली वर्षा के क्षेत्रों में मक्का की अच्छी खेती होती है। मक्का के पौधे का मूल स्थान संभवतः दक्षिणी मेक्सिको है। उसके बाद मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नौ संचालन के योग्य बड़ी नदियां हैं। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स का जलमार्ग संसार का सबसे अधिक व्यस्त अतः स्थलीय जलमार्ग है। उसके बाद एक कनाडियन शील्ड संसार में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ निकल, लौह अयस्क, सोने, प्लेटिनम और तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। सुपीरियर झील का क्षेत्र उत्तर अमेरिका में उत्तम कोटि के लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। सोना मुख्यतः ओंटारियो में निकाला जाता है। यहाँ संसार की सोने की सबसे बड़ी खान स्थित है। उसके बाद अपलेशियन उच्च भूमियां एंथ्रासाइट तथा उच्च कोटि के बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में मुलायम कोयले के सबसे बड़े क्षेत्र यहीं स्थित हैं। मेक्सिको खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर के तटीय मैदानों में संसार का अधिकतर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संसार में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका मीन्स यूएसए
पूरे वर्ल्ड में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबे के सबसे विशाल भंडार है। संसार के शीशे और जस्ते के बड़े निक्षेप कोलंबिया में हैं। मेक्सिको अनेक वर्षों से संसार में चांदी का अग्रणी उत्पादक देश बना हुआ है। मीन्स चांदी के उत्पादन में मेक्सिको हमेशा आगे रहा है। उसके बाद है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में खुले सागरों के तथा अंतःस्थलीय दोनों के मत्स्य क्षेत्र महत्वपूर्ण है। महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के आसपास छिछला सागर है, जिसमें मछलियां प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के छिछले सागरों के विस्तृत तटीय क्षेत्र मत्स्य बैंक या मत्स्य ग्रहण क्षेत्र कहलाते हैं। न्यू फाउंडलैंड के तट के निकट ग्रैंड बैंक नाम का मत्स्य ग्रहण क्षेत्र संसार भर में प्रसिद्ध है। प्रशांत महासागर के तट पर टूना और साल्मन नाम की मछलियां पकड़ी जाती हैं। उसके बाद एक पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को मिलाती है। इसका व्यापारिक और सामरिक महत्व बहुत है। इस नहर के बन जाने से दक्षिणी अमेरिका के हॉर्न अंतरिप से होकर लंबी यात्रा से छुटकारा मिल गया है। अब न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक पनामा नहर द्वारा यात्रा करने पर जलमार्ग में पहले की अपेक्षा लगभग 12,640 किलोमीटर दूरी की बचत हुई है। उसके बाद अपलेशियन पर्वत के दोनों ओर संकरे और कम ऊंचाई के पठार है। इन्हें पिडमांट या गिरिपद पठार कहते हैं। उसके बाद उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में कई द्वीप समूह स्थित हैं। द्वीप का इंग्लिश होता है आइसलैंड, और आइलैंड उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और जिन्हें वेस्ट इंडीज या वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप कहते हैं। उसके बाद बेरिंग जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भागों की जलवायु में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण पर्वत श्रेणियां हैं, जो पवनों के मार्ग में अवरोधक यानी रुकावट उत्पन्न करती हैं। उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी पवनों से भरी वर्षा होती है। पूर्वी भाग में वर्षा कम हो जाती है, अतः ग्रेट बेसिन और कोलोराडो पठार मरुस्थल हैं। पर्वतों के ऊंचे शिखर पूरे शीत ऋतु में बर्फ से ढके रहते हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया में भूमध्य सागर की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में शंकुधारी वन ग्रेट लेक्स प्रदेश और पश्चिमी कार्डिलेरा में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी भागों के विशालकाय रेडवुड वृक्ष और डगलस फर बहुत प्रसिद्ध हैं। मध्यवर्ती निम्न भूमियों की प्राकृतिक वनस्पति प्रेरी घास है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत ऋतु में मीन्स ठंड के दिनों में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सायबान बनाए जाते हैं। इनके अलावा यहाँ गोदाम, मशीनों को रखने के शेड, दुकानें और छांटने, दागने और प्रजनन के लिए विशेष स्थान बने होते हैं, जिन्हें कोराल कहते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो या हेल्पफुल हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लो, क्योंकि इसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड करने वाले हैं लोग। और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तथा आई बटन में भी मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।